नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस अकेडमी जून के एनसीईआरटी के इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम लोग क्लास 10th की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। उसी के अंतर्गत आज हम लोग क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा पढ़ने वाले हैं और यह क्लास 10th की ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। मैं बता दूं साथियों कि अभी तक TRE 1, 2, 3 मिलाकर इस चैप्टर से 17 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यह TST में पूछा गया है। कितने क्वेश्चन? तो 9 क्वेश्चन। इसके अलावा 4 क्वेश्चन 6 to 8 में पूछे जा चुके हैं। आपका जो है SST के एग्जाम में 4 क्वेश्चन, इसी तरह से PRT और PGT में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप इसे कवर जरूर कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और इसके बाद हम लोग जो है क्लास 10th की कंप्लीट एक MCQ का क्लास लेंगे, जहाँ पे एक एक चैप्टर से हम लोग इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में हिट करेगा। ठीक है, चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप भी BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल कम कीमत पे आप हमारे यहाँ से जो है कम्बो पैक नोट्स ले सकते हैं NCERT का, आपके एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन जरूर करिएगा। चलिए इस पेज पे देखा जाए कुछ महत्वपूर्ण बातें, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें दिया गया है, इसे देखा जाए। देखिए, कहा जा रहा है कि परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। ये परिवहन, संचार, व्यापार एक दूसरे के पूरक है, मतलब कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल पाएगा। ठीक ना, तो पूरक का मतलब यही हुआ, यानी परिवहन, संचार, व्यापार ये सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक ना, और इस तरह से ये आगे बढ़ते हैं। इसकी नेक्स्ट बात किया गया है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से बन रहा है। रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति प्रदान की है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं और साधनों को बढ़ते किया। देखिए, अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भी ये साधन है, जैसे कि रेल, वायु, जल परिवहन, समाचार, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट, इन सभी के माध्यम से हमारा सामाजिक आर्थिक रूप से हमारा विकास हो रहा है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन बन सकता है कि सामाजिक आर्थिक विकास के मुख्य कारक हैं। आपका ऑप्शन दे देगा रेल, वायु, जल, समाचार, इंटरनेट, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार होता है, ये भी अर्थव्यवस्था को एक जीवन शक्ति प्रदान की है, क्योंकि जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, उसे हम बाहर से आयात करके मंगा लेते हैं और हमारे देश में उपलब्ध हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, ये भी हमें बहुत ज़्यादा फायदे जो है प्रदान करता है। ठीक ना, और ये जो हमारे जीवन में जो भी ये आजकल के समय में ये जो वायु परिवहन है, इसके अलावा जो भी है, ये भी आपके जो है जीवन को सुविधा प्रदान कर रहा है। ठीक ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो है परिवहन के साधन दिया गया है, ये आप जानते हैं, उसको अलग से जानने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं परिवहन के बारे में। ठीक है, तो परिवहन के संबंध में ध्यान रखिएगा। सबसे पहले स्थल परिवहन, यानी जो रोड सड़कें आती हैं, इसके बारे में कहा जा रहा है कि भारत विश्व में सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। यह सड़क जाल लगभग 54.7 लाख किलोमीटर है और 2014-15 के डाटा के अनुसार भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हो गया था। क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकता है कि भारत में सबसे पहले कौन सा परिवहन शुरू हुआ था, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन? तो इसको ध्यान रखिएगा, सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले शुरू हो गया था। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती मांग का महत्ता का जो है निम्न कारण है। यहाँ पे जो बातें कही गई है, यह बातें बताने का प्रयास किया गया है कि जो भारत में सड़क परिवहन है वह अभी तक 54.7 लाख किलोमीटर इसकी लंबाई हो चुकी है। इतना जो है सड़क बन चुका है। और जो सड़क परिवहन है ये रेल परिवहन के पहले शुरू हो चुका था। इसके अलावा सड़क परिवहन रेल परिवहन के संबंध में देखा जाए तो ज़्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि इसका निर्माण प्लस इस पर जो है आसानी से हम लोग जो है अपना यात्रा कर लेते हैं और ये कम कीमत का भी होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा।
चलिए, अब सड़क परिवहन रेल परिवहन से ज़्यादा जो है महत्व क्यों रखता है? अब इसका कारण है कि रेल लाइनों की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत कम होती है। नेक्स्ट है, अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ और विभिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। मतलब कि चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो या चाहे भी कैसी भी भू स्थल हो, उस जगह पे सड़क बनाना आसान होता है अपेक्षा की रेल जो है परिवहन के। नेक्स्ट है, अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो है सड़कें निर्मित की जा सकी है। यानी अभी आप देख ही रहे हैं कि अलग अलग जो टनल हैं, अलग अलग जो गुफाएं हैं, वहाँ तक भी सड़क का निर्माण हो चुका है। जो दर्रे हैं उसमें भी सड़क अब बन चुकी है, ठीक ना। नेक्स्ट है, अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने उतारने की लागत भी यहाँ पे कम होती है। नेक्स्ट देखा जाए तो सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे कि सड़कें रेलवे स्टेशन वायु समुद्री पतनों के साथ जोड़ती है। अगर आपको मान लीजिए कि आपको कहीं पतन पे ही जाना है, किसी जो है आपका रेलवे स्टेशन पे जाना है, या कोई जो है हवाई जहाज़ के जो आपका होता है तो वहाँ पे जाना है, तो ये कहीं भी जाना है तो आप सड़क के माध्यम से ही होके जाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि जो सड़क है रेलवे स्टेशन वायु समुद्र पतन सबको एक साथ जोड़ने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है, भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यानी भारत में जो सड़कें हैं इन्हें 6 आधारों पे बांटा गया है। और ये 6 सड़कें कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे हम लोग पहला देखते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज महा राजमार्ग। यहाँ से क्वेश्चन टीजीटी पीएसटी पीआरटी का भी क्वेश्चन बना हुआ है और 6-8 में भी बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो है राजमार्ग, ये भारत सरकार ने दिल्ली कोलकाता, ध्यान रखिएगा जो शहर बता रहे हैं, दिल्ली कोलकाता, चेन्नई मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महा राजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो ऐसे ही बना हुआ था कि निम्न में से कौन स्वर्णिम चतुर्भुज महा राजमार्ग के अंतर्गत शहरों को जोड़ा गया है? तो शहरों का नाम दे दिया था, तो शहरों का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग कितनी लेन वाली सड़कें हैं? 4 लेन, 6 लेन, 2 लेन, इस तरह से दे सकता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। कौन कौन से गलियारा है? तो पहला गलियारा है उत्तर से दक्षिण की तरफ, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। कहाँ से कहाँ जोड़ता है? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और नेक्स्ट है जो है पूर्व पश्चिम गलियारा, जो सिलचर यानी असम से पोरबंदर यानी गुजरात को जोड़ता है। तो दोनों गलियारा को भी याद रखिएगा कि एक उत्तर से यानी जो है आपका श्रीनगर से शुरू होता है, लास्ट में जो है दक्षिण में तमिलनाडु के आसपास कन्याकुमारी का जो क्षेत्र है वहाँ तक आता है। दूसरा जो है असम से शुरू होता है और आपका पश्चिम की तरफ जो गुजरात है वहाँ के पोरबंदर तक ही आके जुड़ता है, ठीक है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत में मेगा सिटी जो शहरें हैं उनको जोड़ना है। जो मेगा सिटी शहरें हैं उनको जोड़ना है इस सड़क का उद्देश्य। और दूरी परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यानी ये जो सड़कें बन है इसके माध्यम से अगर आप यात्रा करते हैं तो एक छोर से दूसरे छोर पे जाने पे आपको काफ़ी कम समय लगेगा, यानी आपके समय जो है ये कम हो जाएगा। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। ये क्वेश्चन बन चुका है टीजीटी पीएसटी पीआरटी 6-8 में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बना हुआ था कि आपका स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का जो है निर्माण क्षेत्र किसके अधीन है, ठीक ना। तो NHAI याद रखिएगा, या इसी को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है और जिसका निर्माण और रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। इसको भी याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किसके अधीन है।
तो याद रखिएगा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD। ठीक है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। ये भी आपका जो है 6 to 8 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन देखिए यहाँ से कैसे बना हुआ था। क्वेश्चन बना हुआ था कि किसे राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि दिल्ली व अमृतसर के बीच एक ऐतिहासिक शेरशाह सूरी जो है राष्ट्रमार्ग है। इसी को जो है शेरशाह सूरी मार्ग जो दिल्ली और अमृतसर के बीच में है, इसी को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसे देख लीजिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 सर्वाधिक लंबा राजमार्ग है जो 2369 किलोमीटर लंबा है। यह वाराणसी को जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, मदुरई के रास्ते कन्याकुमारी को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो है दिल्ली व मुंबई को जोड़ता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 राजस्थान के अधिकतर हिस्सों को जोड़ता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से देखिए हम लोग बात करते हैं हम राजमार्ग के बारे में। अभी तक हमने राष्ट्रमार्ग के बारे में बात किया। अब देखिए जो राजमार्ग है तो राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली जो सड़कें होती हैं उन्हें राजमार्ग जो है कहा जाता है। यहाँ पे तो क्वेश्चन यही बनेगा कि जो है आपका राज्य राजमार्ग सड़कें किसको जोड़ती हैं। ऑप्शन दे देगा आपका जो है एक राज्य को दूसरे राज्य से, ऐसे ऑप्शन दे देगा कि किसी राज्य के उसके मुख्य जो है जिलों से, इस तरह से ऑप्शन दे सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, राजमार्ग जो सड़कें होती हैं यह राज्य के राजधानियों के जिले के मुख्यालय से जोड़ता है। ठीक ना। नेक्स्ट बात की जाए, यहाँ भी कहा जा रहा है राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD के द्वारा होता है। याद रखिएगा, राज्य राजमार्ग सड़कें जो होती हैं इनका निर्माण जो है राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग, कौन सा विभाग, तो राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD के अंतर्गत होता है। ठीक है, हमने 3 चीज़ अभी तक देख लिया, तीनों महत्वपूर्ण है। पहले हमने देखा कि आपका स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये किसके अंतर्गत आता है, तो NHI के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण NHI के द्वारा किया जाता है। दूसरा हमने देखा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो निर्माण है ये आपका PCWD के अंतर्गत आता है। और तीसरा हमने अभी तक देखा राज्य राजमार्ग, ये जो है PWD के अंतर्गत आता है। तीनों को आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है और बन भी सकता है आगे। अब नेक्स्ट देखा जाए जिला मार्ग, तो ये जो सड़कें होती हैं जिला के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करती हैं। इन सड़कों की व्यवस्था उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। अगर इनको नया बनवाना है, रिपेयर करना है तो सारा काम जो है जिला परिषद करेगा। नेक्स्ट आता है अन्य सड़कें, तो अन्य सड़कों में इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गाँवों को शहरों से जोड़ने का काम करती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना किस सड़क के अंतर्गत काम करती हैं, तो ये अन्य सड़कें हैं और ये जो है गाँवों से जो है शहरों को जोड़ने का काम करते हैं। के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। यानी जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना है इसी के अंतर्गत जो है ये शहरों का जो है निर्माण में विशेष प्रोत्साहन मिला है। और इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान भी हैं, जिसमें देश के प्रत्येक गांव के प्रमुख शहरों से पक्की सड़कें, वे सड़कें जिन पर वर्ष भर वाहन चल सकते हैं, उनके द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। ठीक है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत। चलिए अब हम बात करते हैं सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। सीमांत सड़कें मतलब BRO आप जानते हैं, तो जो BRO है इसी को सीमांत सड़कें कहा जाता है। तो उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्र में सड़कों का निर्माण व उसकी देखरेख करता है। कौन करता है, तो भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन ये भी है। यह संगठन 1960 में बनाया गया था। यानी जो BRO है, BRO, ठीक ना, तो ये जो BRO है
ये आपका जो है 1960 में बना था और जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना है। ये बॉर्डर क्षेत्र में बनाए जाते हैं बीआरओ के द्वारा और ये जो बीआरओ है इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन चुका है। और इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों से अभिगम्यता बढ़ी हुई है और ये क्षेत्र के आर्थिक विकास में काफ़ी सहायक हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो साथियों इस पेज पे नेक्स्ट और कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारा जो अगला टॉपिक है रेल परिवहन। तो रेल परिवहन के बारे में कुछ बातें जो है यहाँ पे है उसे समझने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा कि भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग और कृषि के तीव्र गति के विकास के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि भारतीय रेलवे जो है देश की अर्थव्यवस्था में किसके विकास के उत्तरदायी है। तो देश की अर्थव्यवस्था में ये उद्योग का विकास कर रही हैं, इसके अलावा कृषि और जो है विकास कर रहे हैं इसका। यहाँ पे कुछ आंकड़ा ये दिया गया है, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इसको देख लेते हैं। अब देखिए, भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी क्षेत्र में आता है और सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच में चलाई गई थी और इसमें 34 किलोमीटर की दूरी ये तय किया था। ठीक है, और ये डफरिन के समय चलाई गई थी, इस बात को आपको पता है। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आपको जो है ध्यान रखिएगा कि भारत की जो रेल परिवहन है ये 1853 में शुरू हुई थी मुंबई से जो है ठाणे के बीच में। नेक्स्ट बात की जाए इस पेज पे तो यहाँ पे और देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके टीआरई 3rd में पूछा जा चुका था कि भारतीय रेलवे जो जोन है ये कितने जो है जोनों में या प्रखंडों में बांटे जा चुके हैं। तो भारतीय जो रेल परिवहन है इसे 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है, यानी बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, ये बुक पुराना है और जो न्यू एडिशन है उसमें भी 16 ही दिया है, मैंने चेक कर लिया है डाटा को। और आपका जो एग्ज़ाम हुआ था टीआरई 3rd में वहाँ पे भी 16 जोन को आंसर माना गया है। ठीक है, जबकि अभी वर्तमान में देखा जाए तो 19 जोन हो चुका है, लेकिन 16 अभी माना जा रहा है बीपीएससी में, तो 16 ही आप लगाइएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारतीय रेल परिवहन जो है 16 रेल प्रखंडों में पुनः विभाजित है, यानी संकलित है। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृति, आर्थिक और प्रशासनिक प्रमुख कारक है। यहाँ पे 2 कारक महत्वपूर्ण है। किसी भी रेल परिवहन को प्रभावित करने के लिए 2 कारक महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पहला, भू की आकृति, भूमि की आकृति कैसी है, पहली बात। दूसरी बात, आर्थिक और प्रशासनिक कारक, क्या वहाँ पे जो है आर्थिक प्रशासनिक कारण से वहाँ पर रेलवे बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, तो दोनों कारण को याद रखिएगा। उत्तरी मैदान अपने विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास के वृद्धि में सहायक रहा है। अब देखा जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्तरी मैदान यानी आपका जो जानते हैं गंगा, जमुना, सिंधु, इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र है, तो इसके आसपास ये जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये जो इलाका है, ठीक है ना, तो ये जो इलाका है आपका जो है उत्तरी मैदान में आता है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे समतल भूमि है और समतल भूमि होने के साथ साथ यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है, तो इसके चलते यहाँ पे रेलवे का विकास काफ़ी अच्छी मात्रा में हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे अन्य बातें भी हैं देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। ऑप्शन दे दे, क्वेश्चन दे देगा, निम्न में किन जगहों पे रेल का निर्माण करना कठिन काम है। ऑप्शन दे देगा राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि सह्याद्री तथा उससे सन्निग्ध क्षेत्र भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार करना संभव है। देखिए सह्याद्री मतलब आप जानते हैं कि पश्चिमी घाट जो है, जो पश्चिमी तट है, तो पश्चिमी घाट जहाँ पे पड़ता है आपका
कर्नाटक, केरल जो है, महाराष्ट्र, ये वाला जो क्षेत्र है इसमें सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और सह्याद्री में मेनली आपका गोवा और महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है। तो ये जो क्षेत्र है सह्याद्री, इससे जो सटा हुआ जो घाट है, यहाँ पे चूँकि हम सिर्फ दर्रे के द्वारा या घाट के द्वारा ही हम इसे पार कर पाते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार के रेल लाइनें नहीं बिछाई जा सकती हैं, क्योंकि एक दलदली मामला है और दूसरी बात थोड़ा सा पहाड़ी एरिया भी है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र के पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे विकास, ध्यान रखिएगा कहाँ पे, कोंकण रेलवे विकास ने यात्री और वस्तु के आवागमन के सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यह असंख्य समस्याएं से जूझ रहा है। और समस्या क्या है? तो समस्या है भूस्खलन और किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना। अब देखिए ये क्वेश्चन TRE 3rd में जो है क्लास 6 to 8 का स्टैटिस्टिक एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा PST में भी शायद पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बना था कि आपका कोंकण रेलवे जो है किस समस्या से ग्रसित है। तो यहाँ पे जो है जो भूस्खलन हो रहा है और रेलवे ट्रैक जो है वो धंस जा रही हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पश्चिमी तट के जो कोंकण जो रेलवे स्टेशन है या जो क्षेत्र है, यहाँ पे चूँकि असुविधा हो रही है। इसके कारण क्या है कि रेलवे स्टेशन में बहुत सारी समस्या आ रही हैं, धंस रहा है, कहीं कहीं पे जो है भूस्खलन हो रहा है। तो इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात की जाए तो अभी हमने देख लिया कि 16 जोनों में इसको बांटा गया है। अब पाइपलाइन की बात किया गया है, तो पाइपलाइन में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है देख लिया जाए। तो पाइपलाइन के बारे में कहा जा रहा है कि इसका प्रयोग जो है कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र में उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानाओं तथा बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने में किया जाता है। यानी ये जो पाइपलाइन होती हैं, तो पाइपलाइन के माध्यम से जो भी कच्चा तेल होता है, पेट्रोल या किसी प्रकार के तेल जो है जो प्राकृतिक से प्राप्त होती हैं, गैस प्राप्त होता है, तो इन तेल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने का काम किया जाता है। मेनली जहाँ पे उसका खनन होता है, वहाँ से जहाँ पे इसकी प्यूरीफाई की जाती है, जो शोधनशालाएँ होती हैं, वहाँ पे इनको भेजने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था, यानी जो ठोस पदार्थ है उनको तरल अवस्था में बदल कर फिर जो है पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएँ जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित कारखाने की पाइपलाइन की जाल के कारण ही संभव हो पाया। यानी अलग अलग दूर ये भी जितने भी ये आपका शोधनशालाएँ हैं, चाहे वो गैस की शोधनशाला हो, चाहे वो किसी तेल की हो, या दूर है, जबकि तेल और गैसों का खनन तो दूसरे दूर जगह पर हो रहा है। तो फिर इनके बीच के जो जोड़ने का कड़ी है वो पाइपलाइन है। पाइपलाइन के माध्यम से जहाँ पे उत्पादन हो रहा है वहाँ से लेकर जहाँ पे उसको प्यूरीफाई किया जा रहा है वहाँ तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि पाइपलाइन आपके समय की लागत को और आपके जो पैसा लगता है उसको भी कम करता है। किसी प्रकार की इसमें जो है बाधाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। ठीक ना। नेक्स्ट बात कहा गया है कि पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक होती है, लेकिन इसके चलाने की जो कॉस्ट आता है ये लागत न्यूनतम है। और वाहनांतरण देरी तथा वाहनी इसमें हानियाँ इसमें लगभग नहीं के बराबर होती है। क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है PST के एग्जाम में कि पाइपलाइन के क्या फ़ायदे हैं। ठीक ना। तो ये ध्यान रखिए, फ़ायदे तो यही है कि इसमें किसी प्रकार का जो है आपका हानि होने की संभावना नहीं है। चलिए, अब देश में कुछ पाइपलाइन दिया गया है, उसको यहाँ पे जिक्र किया गया है कि देश में जो है 3 प्रकार के प्रमुख जो है देश में पाइपलाइन परिवहन का जाल बिछा हुआ है। और पहला जाल है उत्तरी असम के तेल क्षेत्र गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते होते हुए ये कानपुर यानी उत्तर प्रदेश तक ये जाता है। और इसकी जो है एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक आता है और दूसरी जो शाखा है यह राजबंद मौरी ग्राम से होते हुए गुवाहाटी सिलीगुड़ी तक आता है। इसको याद रखना, ये बन सकता है क्वेश्चन, अभी तक नहीं बना है लेकिन बन सकता है। दूसरा जो आपका पाइपलाइन है यह आपका गुजरात के सलाया से बीमर गांव से शुरू होता है और मथुरा दिल्ली होते हुए सोनीपत के रास्ते पंजाब में जलंधर तक पहुंचता है। और इसके अन्य जो शाखा है यह वडोदरा के निकट कोयली को चच्छू और अन्य स्थानों को जोड़ने का काम करता है। तीसरा जो पाइपलाइन है जाल यह आपका गुजरात के हजीरा से होते हुए उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर को मिलाता है और ये मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होते हुए जाती है।
इसकी एक शाखा जो है राजस्थान में कोटा, उत्तर प्रदेश के शाहपुर और आपका बबराला और अन्य स्थानों को जोड़ने का काम करता है। तो ये तीनों आप जो क्षेत्र पढ़ें पाइपलाइन का, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बने नहीं हैं लेकिन बन सकते हैं। अब हम जल परिवहन की बात करते हैं। तो जल परिवहन में याद रखिएगा कि जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है और यह भारी और स्थूलकाय यानी जो भारी होते हैं, ठोस होते हैं, इनको जो है वस्तुएं ढोने में ये अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूलन है, यानी इसके माध्यम से किसी प्रकार का जो है आपका पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। इसके अलावा भारत में अंतःस्थलीय नौमार्ग जलमार्ग संख्या 14,500 किलोमीटर लंबा है, यानी भारत में अभी तक देखा जाए स्थलीय क्षेत्र में तो 14,500 किलोमीटर लंबा ये मार्ग बनाया जा चुका है और इसके अंतर्गत जो है केवल 5685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा ये प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि 14,500 किलोमीटर जो ये स्थलीय जलमार्ग जो हैं इसका निर्माण हो चुका है, लेकिन इसमें जो है 5685 किलोमीटर क्षेत्र ही मशीनी नौकाओं के द्वारा जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो निम्न जल निकायों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल घोषित किया गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या घोषित किया गया है। क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ से बना हुआ है, ठीक ना, कि निम्न में कौन राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है। देखिए यहाँ पे पहला जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो है ये आता है हल्दिया से इलाहाबाद, महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बन चुका है। हल्दिया से इलाहाबाद और ये गंगा नदी पर बना हुआ है और इसकी जो लंबाई है 1620 किलोमीटर लंबा है। टीआरई 3 में एसएसटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन जो है टीजीटी में भी आया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा पहली जो जलमार्ग संख्या है इसका नाम जो है नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 है। कौन सा, तो हल्दिया से इलाहाबाद और इसकी लंबाई जो है 1620 किलोमीटर और ये गंगा जो है नदी पर बना हुआ है। दूसरी जो राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित है ये आपका है सदिया से धुबरी के मध्य बना हुआ है। इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है और इसे जलमार्ग संख्या 2 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका केरल के पश्चिमी तट जैसे कोट्टापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चंपकर्रा नहरें जो है इस पर बनी हुई है और 205 किलोमीटर लंबा है। ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 के नाम से जानी जाती है। चौथा है काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार है यहाँ पे और ये 1078 किलोमीटर इसकी लंबाई है और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ये 4 है, इसको याद रखना। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कहा गया कि मतई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ साथ ब्राह्मणी नदी का विस्तार देखने को मिलता है। 588 किलोमीटर लंबी ये जो है राष्ट्रीय जलमार्ग है और इसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे इन दोनों को खासकर आप याद रखिएगा, हल्दिया से इलाहाबाद और सदिया से धुबरी। इसकी लंबाई भी पूछता है, किस नदी पे भी पूछता है और कौन सा इसका नाम, कौन सी इसकी संख्या है इसको भी पूछता है। दोनों को याद रखिएगा। इधर तो अभी नहीं पूछा लेकिन पूछ सकता है। नेक्स्ट अब देखा जाए तो कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है। इसमें मांडवी, जुआरी, कंबरजुआ और सुंदरवन, बराक, किरल और पश्च जल है। यहाँ पे भी जो है आपका जलमार्ग के माध्यम से जो है यात्राएं की जाती हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय जलमार्ग के अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, 5 ही आते हैं जिसे आप याद रखना। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि देश का 95% जो व्यापार है यह मुद्रा के रूप में 68% जो है ये समुद्र के द्वारा ही होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं समुद्री पतन के बारे में। तो भारत जो है 7,516.6 किलोमीटर लंबा इसकी समुद्री तट है। ये वाला इलाका आप जानते हैं इस तरह से। तो ये वाला इलाका जो है ये कितना है, तो ये आपका 7516.6 किलोमीटर लंबा है और इसी समुद्री तट के साथ 12 प्रमुख और 200 मध्य छोटे पतन हैं। अब देखिए बुक में 12 दिया गया है, नए बुक में भी 12 दिया गया है, लेकिन वर्तमान में 13 प्रमुख है। 13 बड़े बड़े जो है समुद्री पतन है और 200 जो है ये अन्य हैं, छोटे छोटे हैं। तो अभी बुक में 12 दिया है तो आप 12 लगाइएगा, बट 13 हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्रमुख पतन जो है देश के 95% विदेशी व्यापार को संचालित करते हैं। आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है ये समुद्री पतनों के माध्यम से ही होता है।
इसलिए देश का जो 95% जो ट्रांसपोर्टेशन है या जो व्यापार है ये आपका जो है ये समुद्री पतन के द्वारा ही होता है। अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ पे टीजीटी पीएचडी सब में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, अब कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कक्ष में कांडला पतन पहले पतन के रूप में विकसित किया गया। क्वेश्चन बना हुआ है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले कौन सा पतन का निर्माण हुआ था? तो कांडला पतन। कांडला पतन का अन्य नाम क्या है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अब कहा जा रहा है कि ऐसा देश ऐसा क्यों हुआ, कांडला पतन का निर्माण क्यों हुआ? तो ऐसा देश के विभाजन से कराची पतन की कमी को पूरा करने के लिए मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। चूँकि आप जानते हैं कि देश का विभाजन हुआ, एक पाकिस्तान देश बना, तो वहाँ पे जो कराची जो पतन था वो पाकिस्तान में चला गया था और जो मुंबई में था उसके ऊपर ज़्यादा जो है दाब पड़ रहा था, ज़्यादा उसके ऊपर जो दबाव पड़ रहा था, जिस दबाव को कमी को पूरा करने के लिए या इसको कम करने के लिए कांडला नामक जो है पतन का निर्माण किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि मुंबई से होने वाली व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। कांडला एक ज्वारीय पतन है, ये महत्वपूर्ण है। कांडला कैसा पतन है? कांडला एक ज्वारीय पतन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के औद्योगिक तथा खदानों से आयात निर्यात को संचालित करता है। क्वेश्चन यहाँ से दो तरह से बन सकता है। एक क्वेश्चन बनेगा, कांडला किस प्रकार की पतन है, ज्वारीय पतन है या पोताश्रय वाला है, इस तरह से बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कांडला पतन का अन्य नाम क्या है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि कांडला पतन किन क्षेत्रों से आयात निर्यात का काम करता है, किन औद्योगिक क्षेत्रों से। तो ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात की जाए तो मुंबई जो है बृहद पतन है जिसके प्राकृतिक खोले, विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है। मुंबई जो है कैसा पतन है? बृहद है, प्राकृतिक खोले और विस्तृत ये सुचारू पोताश्रय वाला पतन है। मुंबई पतन के अधीन परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया है, जो पूरे क्षेत्र को इस समूह को पतन की सुविधा की प्रदान कर सके। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मर्मगांव पतन देश का महत्वपूर्ण पतन है। ठीक है, अब देखिए, जो लौह अयस्क होता है जिसका निर्यात किया जाता है दूसरे देशों को, इसके संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण पतन है वह पतन आपका है मर्मगांव। ठीक ना, मर्मगांव है। यह देश के कुल निर्यात का 50% जो है कवर करता है, यानी जितना भी देश से निर्यात किया जाता है उसका 50% निर्यात सिर्फ मर्मगांव के पतन के द्वारा होता है। लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है इसके माध्यम से। और कर्नाटक में स्थित न्यू मंगलुरु पतन कुंद्रेमुख खानों से निकाले गए लौह अयस्क का निर्यात करता है। अब कर्नाटक का कुंद्रेमुख याद रखना है, और ये जो कुंद्रेमुख है, सॉरी कुंद्रेमुख नहीं, न्यू मंगलुरु जो है ये कुंद्रेमुख खदान से निकलने वाला जो लौह अयस्क है उसका निर्यात करता है। और सुदूर दक्षिण पश्चिमी में कोची पतन है, यह लैगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताश्रय है। अब इसको भी ध्यान रखना कि जो कोची पतन है, पहली बात ये लैगून के मुहाने पर स्थित है, पहली बात। दूसरी बात ये प्राकृतिक पोताश्रय वाला है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक ना, चलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोची किस प्रकार का पतन है। ऑप्शन देगा लैगून के मुहाने पर स्थित पतन है, ऑप्शन बी प्राकृतिक पोताश्रय है, ऑप्शन सी ज्वारीय पतन है, ऑप्शन डी देगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक ना, इसको याद रखना, कभी भी आपको बीपीएससी जो है कंफ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट बात की जाए तो पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरिन पतन जो है एक प्राकृतिक पोताश्रय वाला पतन है। अब देखिए, तमिलनाडु क्षेत्र में उसके जो दक्षिण छोर है वहाँ पे तूतीकोरिन पतन पड़ता है और ये जो है प्राकृतिक पोताश्रय वाला पतन है। चलिए अब नेक्स्ट देखा जाए तो इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है, अतः यह पतन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि भारतीय तटों के क्षेत्रों के विभिन्न वस्तुओं व्यापार को संचालित करता है। यानी जो तूतीकोरिन है जो तमिलनाडु में पड़ता है, ये जो पतन है ये हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, और चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम प्राकृतिक पतन है, ये महत्वपूर्ण है। चेन्नई क्या है? तो चेन्नई जो देश के प्राचीनतम पतन है, और कैसा? कृत्रिम, मतलब कि उसका निर्माण किया गया, बनाया गया है उसको। और व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। ठीक ना, ये भी याद रखिएगा।
विशाखापट्टनम आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो विशाखापट्टनम स्थल से घिरा हुआ है, गहरा है और सुरक्षित पतन है। क्वेश्चन बन चुका था कि कौन स्थल से घिरा हुआ पतन है, एक क्वेश्चन इस तरह से बना था। दूसरा क्वेश्चन बन चुका है कि कौन जो है सबसे गहरा पतन है। तो ध्यान रखिएगा, जो विशाखापट्टनम है स्थल से घिरा हुआ है और गहरा और सुरक्षित पतन है। प्रारंभ में यह जो पतन है लौह अयस्क निर्यात के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन उड़ीसा में स्थित पारादीप पतन जो है विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। लौह अयस्क का निर्यात कौन करता है? अभी तो उड़ीसा का जो पारादीप है ये भी लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता में एक अंतःस्थलीय जो है, कोलकाता में एक अंतःस्थलीय नदीय पतन है, नदीय पतन कलकत्ता। यह पतन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहद समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पतन होने के कारण तथा हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बन सकता है कि किस पतन को नियमित रूप से साफ करना पड़ता है, ठीक ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कोलकाता जो पतन है ये आपका नदीय पतन है, पहली बात। दूसरी बात, इसके ऊपर जो तलछट का जमाव होता है इसे साफ करना पड़ता है, दूसरी बात, ठीक ना। चलिए, ये ज्वारीय भी पतन है। और कलकत्ता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पतन के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा जो पतन है वो पतन खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं वायु परिवहन के संबंध में। तो वायु परिवहन के बारे में देखा जाए तो वायु परिवहन में, चलिए अब हम लोग चूंकि वायु परिवहन के ऊपर बात करने चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अब वायु परिवहन के बारे में बताया जा रहा है कि सन 1953 में जो वायु परिवहन है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। एक मिनट, 1953 में जो वायु परिवहन है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया और व्यवहारिक तौर पर एयर इंडिया तथा कई निजी एयरलाइंस घरेलू विमान सेवाएं भी उपलब्ध कराती हैं। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन जो है घरेलू सेवाएं जो है उपलब्ध कराती हैं। तो आपका याद रखिएगा एयर इंडिया और कई निजी एयरलाइंस हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो है एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती हैं। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय जो है सेवाएं प्रदान करती हैं। इसके अलावा पवन हंस को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बना भी हुआ है। तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है ये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसी उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आंतरिक भागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है। यहाँ पे पवन हंस से क्वेश्चन बन सकता है कि क्वेश्चन बनेगा कि पवन हंस हेलीकॉप्टर जो है किसको जो है आपका सुविधाएं प्रदान करता है, तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को। इसके अलावा क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि कौन सी कंपनी जो है हेलीकॉप्टर जो है सेवाएं प्रदान करती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए अब हमारा ये आपका जो पवन जो था, अभी देखिए हम संचार के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो पिछला टॉपिक था खत्म हो गया। संचार के बारे में बात की जाए तो संचार में निजी दूरसंचार जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, समूह, प्रेस तथा सिनेमा आदि को सम्मिलित किया जाता है और ये प्रमुख साधन है दूरसंचार के। भारत का डाक संचार तंत्र जो है विश्व में ये बृहद जो है रूप से पाए जाते हैं और ये जो है डाक संचार यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करते हैं। कार्ड व लिफाफे बंद चिट्ठी पहले श्रेणी की डाक समझी जाती है, ये महत्वपूर्ण लाइन है। देखिए जो कार्ड हो गए, जो लिफाफा हो गया, लिफाफा बंद चिट्ठी, ये पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायु द्वारा पहुँचाए जाते हैं, वायुयान द्वारा पहुँचाए जाते हैं, इतना महत्वपूर्ण है। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार और मैगनीज शामिल हैं। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुँचाए जाते हैं, इतना आपको याद रखना है अभी तक। तथा इनके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। यानी अभी हमने देखा कि देखिए जो डाक परिवहन है इसमें जो पार्सल और निजी पत्र होते हैं या जो तार होता है इसके माध्यम से संचालित किया जाता है। और देखा जाए तो जो कार्ड होते हैं, लिफाफा बंद कोई चिट्ठी होती है, इसको फर्स्ट डाक समझी जाती है और इसके लिए इससे जो है वायुयान के द्वारा अलग अलग जगहों पे पहुंचाया जाता है। दूसरी श्रेणी में जो डाक होते हैं उसमें रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार, मैगनीज शामिल होते हैं और इनको जो है धरती के माध्यम से, धरातल के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं और इसके लिए जल परिवहन, सड़क परिवहन का प्रयोग किया जाता है।
आगे बात कहा गया है कि बड़े शहरों और नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि कितने डाक मार्ग बनाए गए हैं, तो 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं, ठीक ना। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। देखिए 6 जो मार्ग हैं यहाँ पे बताए गए हैं, जो 6 डाक मार्ग हैं कौन कौन से, तो नंबर 1 देख लीजिए राजधानी मार्ग, दूसरा मेट्रो चैनल, तीसरा ग्रीन चैनल, चौथा व्यापार चैनल, पांचवा भारी चैनल और छठा दस्तावेज चैनल। ठीक है, तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के 6 डाक मार्ग कौन कौन से हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम सेवाएं देख लिए, सेवाओं के बारे में थोड़ी सी और बातें यहाँ पे है, इसे भी देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव इस एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हुए, यानी देखिए जो अभी तो ये तो पुराना हो चुका है, तो आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो एसटीडी सुविधा भी प्रोवाइड कराती थी, लेकिन अभी ये चूँकि काफ़ी पुराना हो गया मामला, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये जो चैप्टर था हमारा चैप्टर 1 खत्म हुआ। जितने भी महत्वपूर्ण बातें थे इसे हमने कम समय में कवर करने का प्रयास किया। नेक्स्ट जो क्लास आएगा वो क्लास एमसीक्यू का होगा, और मैं एक एक पॉइंट को कवर करते हुए आपका हर एक चैप्टर से एनसीईआरटी की बुक से एमसीक्यू लेकर आऊँगा, और मेरा टारगेट है कि यहाँ से आपके बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन को हिट करना है। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, थैंक यू। टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।